स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल जीके केविन पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को व्याकरण बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों व्याकरण सबसे पहले जानते हैं हम ये व्याकरण शब्द बना कैसे है। दोस्तों इसको हम देखते हैं। ये व्याकरण शब्द वी जोड़ आंग जोड़ क्री जोड़ ल्युट बराबर व्याकरण हुआ। तो दोस्तों ये वी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, क्री ये धातु है और ल्युट प्रत्यय है। दोस्तों ये वी ये अगर इसको खंड करें वह हलंत जोड़ ह्रस्वई और आंग आ जोड़ अंगों और जोड़ क्री जोड़ ल्युट। दोस्तों ये यन संधि का अगर सूत्र पढ़ा होगा आपने और नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया जाएगा बाद में। तो ये हर्षई का यह हलंत हो जाता है, तो वह हलंत है तो इसका आधा वह हर्षई और आ मिलके यह हो जाएगा और क्री और ये अंगों का लोप हो जाता है और क्री का कड़ बचता है और ल्युट का प्रत्यय है, ये बाद में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ल्युट का अन बचता है तो ये व्याकरण हो गया और मोहलंत संस्कृत में जानते हैं। तो इस तरह से बनता है व्याकरण। तो दोस्तों व्याकरण की परिभाषा आइए जानते हैं। ये व्याकरण आपने शुरू में भी पढ़ा होगा, तो आपने शुरू में पढ़ा होगा व्याकरण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना तथा पढ़ना जानते हैं। तो ये शुरुआत की बात है, वो भी सही है और अभी भी वो भी सही है। तो इसी को थोड़ा सा रूपांतरण किया गया है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शब्दों की उत्पत्ति, भाषा की मूल प्रकृति, बनावट एवं शब्दों के प्रयोग का समुचित ज्ञान कराता है। तो ये भी वही है, इसमें भी बदलाव नहीं हुआ। तो दोस्तों व्याकरण का अध्ययन मूलतः 3 भागों में किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के 3 भेद हैं। तो जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। आपने शुरू में पढ़ा होगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अभी भी वही है, कुछ खास बदलाव नहीं है। तो इसको संस्कृत में जानते हैं वर्णते अभिव्यंजते व लघुत्तमो ध्वनि येन सवर्ण, मतलब ध्वनि की लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो मतलब दूसरे अर्थ में कह सकते हैं वर्ण अविनाशी है, मतलब वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते हैं या विनाश नहीं कर सकते हैं। तो और वैसे वर्ण जिसको हम तोड़ सकते हैं उसको हम अक्षर कहेंगे, वो वर्ण नहीं कहलाएगा। जैसे ये पूर्ण रूप से जो क है ये वर्ण नहीं कहलाएगा, ये अक्षर कहलाएगा, क्योंकि इसमें क हलंत जोड़ अ, मतलब इसको तोड़ चुके हैं ना, इसलिए ये अक्षर कहलाएगा, वर्ण नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। दोस्तों अब पता करते हैं स्वर वर्ण कहते किसको है। दोस्तों संस्कृत में याद रखना बहुत आसान है। तो इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, मतलब जो स्वयं में राजा हो उसको स्वर बोलते हैं, मतलब जिसको किसी दूसरे अन्य वर्णों की सहायता ना हो वह स्वर्ण वर्ण कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित नहीं हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, डबल री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं, और तीसरा पुलुस स्वर। तो दोस्तों सर्वप्रथम जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर संस्कृत में इसको बोलते हैं एक मात्रो भवेत स्वर, मतलब जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 होते हैं। और दीर्घ या संधि स्वर, इसको संधि स्वर क्यों कहा जाता है, ये जैसे अ जोड़ अ बराबर आ होता है
ये दोनों मिल के बनता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि मतलब दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ स्वर की परिभाषा जानते हैं संस्कृत में पहले। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, मतलब दो मात्रा वाले को हम दीर्घ बोल सकते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, डबल री, ए, ओ, औ। इसकी संख्या 8 होती है। और तीसरा है पुलुत स्वर, जिसमें पुलुत का इसका संस्कृत में जानते हैं त्रिमात्रस्तु पुलुतोग्यो, मतलब 3 मात्रा वाले को हम पुलुत जानते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे पुलुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे भो कृष्ण, और ये साइन जो देख रहे हैं ना, ये इसका संकेत देता है कि इसमें 3 मात्रा का समय लगा। इसका प्रयोग सामान्य व्याकरण में नहीं मिलता है, इसका प्रयोग वैदिक मंत्र या संगीत में मिलेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जानते हैं व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में व्यंजन वर्ण जानते हैं व्यंजनम चार्धमात्रकम, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगे वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। और पहले हम पढ़े थे जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता से ना हो, मतलब ली जाए, जिस वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जैसे क, इसमें ये इसको सिर्फ हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण, और ये हुआ स्वर वर्ण। अब इसकी सहायता लेके बोला जा रहा है, इसीलिए इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये आधा है और ये अ मिलके पूरा होता है, इसलिए इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा ही जान लीजिए कि स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक सभी जितने भी वर्ण आते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जितने भी अक्षर आते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। क स्पर्श वर्ण, ख अंतःस्थ, ग ऊष्म। तो जानते हैं स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। इसका संस्कृत में है कादयो मावसाना स्पर्शा, मतलब क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसकी कुल संख्या 25 होती है। अब अंतःस्थ व्यंजन जानते हैं। य र ल व अंतःस्था, मतलब य र ल व को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। और तीसरा जानते हैं ऊष्म, तालम स मूर्धन स ह हा उष्मान, मतलब स ह उष्मान, मतलब तालम स मूर्धन स दंत स ह, ये ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। इसकी संख्या 4 होती है। हमने शुरू में देखे थे कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। 33 कैसे पूरा, मतलब स्पर्श का 25, अंतःस्थ का 4, ऊष्म वर्ण का 4 बराबर 33 पड़ता है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बताएंगे हम वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या क्या है वो बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।